हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बचे हुए एमसीक्यूज को करेंगे। कल हम लोगों ने 57 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। कल हम लोगों ने लास्ट में देखा था खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। तो अशोक का उल्लेख देवनाम प्रियदर्शी के नाम से हुआ है। अशोक का उल्लेख किस नाम से हुआ है। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो देवनाम प्रियदर्शी ही हो जाएगा। जो ऊपर पूछे गए थे उसी को अलग से पूछा गया है। ठीक है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो अशोक का अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। तो अशोक के स्तंभ के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, तो इनमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है। अशोक के स्तंभ पर बढ़िया पॉलिश होती थी, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शेफ्ट जो है सुंडाकार है। अशोक के स्तंभ का जो शेफ्ट है वो सुंडाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। ये स्थापत्य संरचना की भाग है, ये आपका गलत हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है स्थापत्य संरचना के भाग ये नहीं है, बल्कि किसके भाग है, यह पृथक रचनाएं के भाग है। अर्थात अशोक के जो स्तंभ है वह पृथक रचनाएं हैं। देखिए, इनमें जो ये तीन दिया गया था यह बिल्कुल सही था, और ये जो है गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प अर्थात रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लेखित है। रानियों अशोक किस पे उल्लेखित था। तो कंगनहल्ली में जो मिला था, कर्नाटक के कंगनहल्ली में जो अभिलेख मिला था उसका नाम रानियों अशोक मिलता है। अशोक का जो नाम है यहाँ पर रानियों अशोक मिलता है कर्नाटक की कंगनहल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो मास्की अभिलेख में हम लोगों ने पढ़ा था गुर्जरा तथा मास्की अभिलेख, और मैं बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, गुर्जरा और मास्की में। तो यहाँ पे ऑप्शन मास्की है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। किस लेख में इसका नाम जो है अशोक मिलता है। तो मास्की का लघु शिलालेख अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अशोक का नाम जो है अशोक वो मास्की और गुर्जरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो गुर्जरा और मास्की अभी हम लोगों ने देखा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जाता है। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है वह किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म से ये संबंधित है। बुद्ध के जन्म से कौन से स्तंभ संबंधित है। तो अशोक की रुम्मिनदेही स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, अर्थात अशोक का नाम जिसमें मिलता है वो गुर्जरा लघु शिलालेख है, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के दातिया जिला में स्थित है। गुर्जरा शिलालेख जो है एमपी में स्थित है, अगर एमपी में पूछा जाए तो दतिया जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के दतिया जिला में गुर्जरा अभिलेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाबरू स्तंभ लेख। भाबरू स्तंभ लेख में जो है अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेखों के कारण कालसी प्रसिद्ध है, क्योंकि कालसी जो है ये उत्तराखंड में है, और यहाँ से अशोक का स्तंभलेख मिलता है अर्थात शिलालेख मिलता है। कालसी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और यहाँ से जो है अशोक के शिलालेख मिलते हैं, इसीलिए कालसी जो है प्रसिद्ध है। कालसी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। उसी क्वेश्चन को पूछा गया है घुमाकर, तो ये कौन सा हो जाएगा,
कालसी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये कालसी में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? शिलालेख को ही इंग्लिश में रॉक एडिक्ट कहा जाता है। शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रॉक एडिक्ट कहा गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख में हम लोगों ने पढ़ा था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वां शिलालेख में मिलता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? तो 13वां शिलालेख से ही कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 12 अभिलेख है। शिलालेख 12 जो है वह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो इसमें क्या लिखा गया था, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या फिर वो अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। जो ऐसा करता है वो जो है अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा था? तो ये अशोक द्वारा कहा गया था। ये किसके द्वारा कहा गया था? अशोक द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जिसे रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। जो संगम राज्य के विषय में बताते हैं वो कौन से शिलालेख है अशोक के? तो वो आपके दूसरा और 13वां है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और 13वां शिलालेख जो है वो अशोक के संगम राज्य के विषय में बताते हैं। इसे हम लोग एक बार इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य, जो कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका से मिला है, उसकी सूचना मिलती है। तो वो कौन कौन से शिलालेख है जो कि हमें अशोक के संगम राज्य के विषय में बताते हैं? तो दूसरा और 12वां शिलालेख अशोक के संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक के संगम राज्य के बारे में दूसरा एवं 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा था किसका नहीं है? सातवाहन का नहीं है। चोल, सत्ययुक्त और पांडे, ये अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे इसका उल्लेख था। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। तो सातवाहन तो वंश हो जाता है, वो दूसरा वंश है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें चोल, सत्यपुत्र, पांड्य और केरलपुत्र था। तो सातवाहन इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? अर्थात पूछा जा रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो ये इजिप्ट अर्थात मिस्र का शासक था। टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये भी मिस्र का राजा था। ये तुर्मै जो है अशोक के समकालीन है, ये कहाँ का राजा था? तो ये भी इजिप्ट अर्थात मिस्र का राजा था। कौन? तुर्मै। तुर्मै भी मिस्र का राजा था और ये अशोक के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों से सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य वंश के थे। किसके थे? मौर्य वंश के। तो सुदूर देश जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ इसका राजकीय संबंध था। मौर्य वंश का था। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक की जो धम्म नीति थी, इसका मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धम्म का जो मूल संदेश था वो धार्मिक सहनशीलता भी था, बड़ों का सम्मान भी था, शांति और अहिंसा भी था। तो डायरेक्टली यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जब तक डिटेल में कुछ पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग कंफर्म नहीं रह सकते हैं इस ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये जो है अशोक के धम्म का मूल संदेश, ये धार्मिक सहनशीलता भी थी, बड़ों का सम्मान भी था इसमें, और शांति एवं अहिंसा भी बताया गया था। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक।
क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो आप लोग डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते हैं, जैसे कि लिखा गया था पशु बलि की निंदा शिलालेख 1 में है, तो डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन नहीं मार्क करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिलेख 5। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखिए, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार लिखा गया है। हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पहले कि पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो उसमें डिटेल में क्या लिखा गया था? देखिए, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी पशु मारे जाते हैं। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में दिया है कि इससे ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। परंतु शिलालेख 1 जब हम लोग पढ़े यहाँ पर, तो उसमें तो मारे जाते थे, भले ही कम मारे जाते थे लेकिन हत्या तो की जाती थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि इससे ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि शिलालेख 1 नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 मोर एवं 1 मृग, इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। ये थे पहला शिलालेख में। अब हम लोग पांचवा स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया, जिसमें कि तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछलियां, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाई जो खाए न जाते हो और अन्य किसी काम न आते हो। तो यहाँ से क्लियर होता है कि शिलालेख प्रथम हो नहीं सकता है। तो आपका राइट आंसर शिलालेख 5 हो जाएगा। एक बार फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो इसमें शिलालेख प्रथम नहीं लगाना है, इसमें शिलालेख 5 लगाना है। देखिए, इसमें डायरेक्टली लिखा गया है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, लेकिन शिलालेख प्रथम में जो हम लोग डिटेल पढ़े, उसमें तो मृत्यु किया जाता था जानवर का, भले ही 3 किया जाता था लेकिन मृत्यु तो की जाती थी। इसलिए शिलालेख प्रथम तो होगा ही नहीं। आपका राइट आंसर होगा शिलालेख 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो सौगोरा ताम्रपात है। सौगोरा ताम्रपात अभिलेख जो है, यहाँ से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो गोरखपुर से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और ये जो रीजन है आप लोगों को बताना है क्या ये दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो क्या आर जो है, ये रीजन जो है, इसका सही व्याख्या करता है? इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष पश्चात जो है, कलिंग को अपने में सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ पे रीजन है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। स्टेटमेंट दोनों सही है। कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, लेकिन इसका सही रीजन ये नहीं है। देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में क्यों जोड़ा था? ताकि देखिए, समुद्र से डायरेक्ट उस पार जो है कलिंग था, बिजनेस सही ढंग से हो पाए, इसलिए अशोक जो है कलिंग को अपने में सम्मिलित कर लिया था। कलिंग अगर इंडिविजुअल स्टेट रहता तो वो जो है उससे व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने में सम्मिलित कर लिया ताकि व्यापार करने में उसे आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट क्या है?
मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। बिल्कुल सही बात है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भूमि दान नहीं दी थी। उसका रीजन है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। इसका वर्णन तो हमें कहीं नहीं मिलता है। भू अनुदान के विरुद्ध जो है कृषकों ने विद्रोह किया था। तो आपका ए सही है और आर गलत है। तो आपका राइट हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था जिसमें कि पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेगस्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो वो सेल्यूकस का दूत था। किसके दरबार में आया था? तो ये मौर्य के साम्राज्य में आया था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का यह दूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो यह सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किसमें इसका उल्लेख किया गया है? तो मेगस्थनीज के इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किसमें मिलता है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। मैंने बताया था कि उसका जो पूरा शासन काल के दौरान क्या क्या हुआ था, ये सारे इंफॉर्मेशन भी इंडिका से प्राप्त होते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप किसमें उल्लेख है? तो इंडिका में। किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 में अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये भी चीज मेगस्थनीज के इंडिका में लिखा गया था। भारत में जो है दास्तान नहीं थी प्राचीन भारत में। किसमें लिखा गया है? तो मेगस्थनीज द्वारा इंडिका में ही ये चीज वर्णित है। 7 श्रेणियों का भी वर्णन इंडिका में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है किसमें? तो मेगस्थनीज के इंडिका में। मौर्य कालों में टैक्स को छुपाना अर्थात चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये भी किसमें है? इंडिका में है, जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मौर्य साम्राज्य का जो है नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण जो है मेगास्थनीज के इंडिका से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछा जा रहा है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? यानी अभी जो नगर पालिका का प्रशासन है वह कौन से मौर्य काल से, यानी कि अभी जो नगर पालिका प्रशासन है वह कौन सा कार्य है जो कि मौर्य काल से जारी है? तो वो है आपका नापतोल। ये तो नहीं होगा। वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना। तो वस्तुओं की कीमतों की निर्धारण जो है मौर्य काल से ही जारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति कला व साहित्य का विकास किया था। सोने के सिक्का का विकास नहीं हुआ था यहाँ पर, वो गुप्त काल में। प्रांतीय विभाजन ये भी सही है। हिंदू कुश तक साम्राज्य ये भी सही है। तो आपका ACD राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग एवं बलि जो है राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि जो है राजस्व के स्रोत थे। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि राजा जो है भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादों के एक भाग का अधिकार कर लेता था और उसी अधिकार को भाग कहे जाते हैं। तो भाग एवं बलि किससे संबंधित थे? राजस्व के स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये आपका हो जाएगा सीताध्यक्ष।
अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो है सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। कृषि भूमि का अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष था। कृषि भूमि का अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य काली में सीता का तात्पर्य क्या है? तो सीता का अर्थ है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसी को सीता भूमि भी कहा जाता है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता। समाहर्ता जो है राजस्व इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमाप का प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो है तौलमाप का प्रभारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मार्ग निर्माण अधिकारी को ही एग्रोनोमाई कहते थे। मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला कौन सा जुर्माना था? तो सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले अर्थात कूड़ा कचरा फेंकने वाले को जो है पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में था? धर्म महामात्र ये तो नहीं होगा। धर्मस्थीय बिल्कुल सही है। रज्जुक ये भी नहीं होगा। कंटक शोधन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो है धर्मस्थीय का चर्चा था और कंटक शोधन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण होगा नहीं, परिव्राजक होगा नहीं, अग्रहरिक भी नहीं होगा, मगध का था। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करने का व्यवसाय जो है मगध एवं सूत वर्गों का था। तो मगध इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो द्रविड़ ने किया था, जिसे हम लोग चोल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो ये किसमें दी गई थी? अर्थशास्त्र में दी गई थी, जिसके रचनाकार कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है। पति के द्वारा जो है परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति किसमें दी गई थी? अर्थशास्त्र में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? अर्थात पुनर्विवाह वर्जित किसमें था? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? अर्थात प्रोहिब्स। प्रोहिब्स का अर्थ होता है वर्जित होना। तो किसमें जो है पुनर्विवाह का रोक था? तो मनुस्मृति। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया था कि जिसकी पत्नी मर गई हो वह दोबारा पुनर्विवाह नहीं कर सकता है, अर्थात दोबारा शादी नहीं कर सकता है। यह जो है मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? क्षत्रिय का नहीं, वैश्यों का नहीं, शूद्रों का नहीं, व्रातीय क्षत्रियों का था, अर्थात फॉलेन क्षत्रियज का इसे स्तर दिया गया था। जो विदेशी लोग भारत में आते थे उसे फॉलेन क्षेत्रीय का स्तर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। ये चारों व्यक्ति जो है भारत आए थे, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका लिखा था। उसके बाद फाहियान आए थे 3-1। उसके बाद वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। उसके बाद इत्सिंग। 3142 इज योर राइट ऑप्शन। 3142 इज योर राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। यहाँ पर शासक के नाम दिए गए हैं और आपसे बताना है कि कौन सा उसका उपनाम था। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? चंद्रगुप्त का उपनाम सैंड्रोकोटस था। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्रघात। बी का 3 हो जाएगा। अर्थात अशोक का क्या था? प्रियदर्शी, अर्थात देवनाम प्रियदर्शी अशोक का उपनाम था। चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त कहा जाता था। डी का 4 हो जाएगा। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य भी कहा जाता था। 2314 इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है।
2314 सी इज योर राइट आंसर। फिर से हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त को सेंड्रोपोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी अर्थात देवनाम प्रियदर्शी, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त इसका अंत किया था, अर्थात बृहदत्त इसका अंतिम शासक था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर शुंग वंश की स्थापना की थी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व ने की थी और उसने राज सिंहासन हासिल किया था, ये भी बिल्कुल सही है। देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव के द्वारा की गई थी, जो कि कण्व वंश के थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, यानी पद नहीं दिया था। तो 1 2 3 तीनों आपका सही हो जाएगा, अर्थात डी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो महापद्मानंद बिल्कुल नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और अशोक ने दिया था। रुद्रदामन तो नहीं होगा, इसका जूनागढ़ अभिलेख इससे संबंधित है, याद रखना है आप लोगों को। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक था जो इस पर ध्यान दिया था। 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी मैंने ऊपर बताया कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। 3 अभिलेख में जो है अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं की समर्पित होने का उल्लेख कराते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आजीवकों के रहने हेतु यहाँ पर 4 गुफा का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट और लास्ट है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये 6ठी शताब्दी का ये अभिलेख नहीं है। तो ये कब का है? तो ये 3री सदी का ये अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र अर्थात यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परखम से प्राप्त हुई है, जिसे भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। परखम यक्ष के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें सही है। लोथल जो है एंशियंट डॉकयार्ड है, अर्थात बंदरगाह। बंदरगाह को ही डॉकयार्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। पहला जो शिक्षा, सरमन का अर्थ क्या होता है? शिक्षा होता है, तो पहला शिक्षा इसने सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजगिरी, जो कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है, बिल्कुल गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यहाँ पर बुद्ध का लर्निंग ये प्लेस था नालंदा। तो 1 और 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज योर राइट ऑप्शन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का द एंड होता है। मैंने पहले इसके सारे स्टेटमेंट को बताया, फिर मैंने इससे जुड़े एमसीक्यूज को कराया। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 126। इससे आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के हर एक क्वेश्चन दिमाग में छप गए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को याद नहीं हुआ तो कम से कम आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर ले।
पहले आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी को देख लें, उसके बाद मैंने जो एमसीक्यूज का 2 सेशन लगाया है आज मिला के, आप लोग उसे देख लें तो मौर्य साम्राज्य का आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी, रेलवे किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मौर्य साम्राज्य का मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मौर्योत्तर काल स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।